बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नए चीफ़ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें दरपेश हैं। सबसे पहला चैलेंज जिसके बारे में हमने बात की थी वो ये है कि अदलिया के अंदर तकसीम को क्या ख़त्म कर सकेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी, क्योंकि जो तकसीम पैदा कर दी काजी फ़ायद ईसा साहब ने वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट्स के अंदर और पाकिस्तान की अदलिया में एक बदतरीन तफरीक मौजूद है। क्या उसे ख़त्म करेंगे? तो उस पर पहला छिक्का लगाया नए चीफ जस्टिस ने, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यानी जो पहला कदम उठाया वो बहुत बड़ा कदम है। आते ही उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो मैं बहाल कर रहा हूँ, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन्हें अपनी चॉइस के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने साथ शामिल किया था कमेटी में, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो नई कमेटी बनाई वो ऐसे है। नंबर 1 टॉप के ऊपर उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी खुद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रखा गया। नंबर 3 इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया। तो अब ये 3 सीनियर जजेस हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। लेकिन ऑर्डिनेंस जब आया सदारती, तो दोनों जजेस ने ये नहीं कहा था कि आप हमें इसका हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। ये मैं टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। वो एक मिसाल है ना कि जब तक कुत्ते को कुएं में से नहीं निकालेंगे तब तक कुएं का पानी साफ नहीं होगा। यानी आप कुएं से जितना मर्जी पानी निकालते जाएं, कुआं साफ नहीं होगा। कुआं साफ होगा जब आप कुत्ते को पानी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एतराज़ दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये था कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर फैसला किया जाए कि सदारती ऑर्डिनेंस उजलत में और गलत तरीके से पास किया गया, इसमें बदनीयती शामिल थी। जिसके बाद फौरी तौर पे काजी साहब ने अपनी मर्जी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई, और उनकी इस मनमानी की वजह से मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया, जबकि मंसूर अली शाह साहब खुद छोड़कर चले गए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने शामिल कर लिया था। तो एक्चुअली जो फसाद की जड़ है वो सदारती ऑर्डिनेंस है। तो सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। तो यहां एक रिलीफ तो दिया है, एक अच्छा जेस्चर तो दिया है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने अभी कुत्ता कुएं से निकाला नहीं है। असल मामला यह है कि सबसे पहले उस सदारती ऑर्डिनेंस और उसकी बदनीयती को देखा जाए, फिर यह देखा जाए कि उस बदनीयती का फायदा उठाते हुए कैसे काजी फ़ायद ईसा ने चंद घंटों के अंदर एक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बना दी, और फौरी तौर पे उसके जरिए से अपना मनपसंद एक बेंच भी बना दिया, और मनपसंद बेंच बनाने के बाद 63A के ऊपर नजरसानी भी कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में फस्तायत, जुल्म, जबर और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म हो गया। ये है जी पूरी कहानी। तो कुत्ता बाहर निकालेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तो सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर पानी बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ पानी निकाल के लिपापोती है, या किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वकला के अंदर उनका एक अच्छा इमेज बने। वो कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल उनका अच्छा इमेज है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है। लेकिन मामला ये है कि क्योंकि इससे पहले वाले चीफ जस्टिस इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ थे, और जिन लोगों की जस्टिस याह्या अफरीदी चॉइस हैं, ये लोग कभी भी सौदेबाजी के बगैर कोई काम करते नहीं हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इस हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को लाकर अपनी जाली हुकूमत को लंबा करने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश की है कि इनकी जो जाली हुकूमत है उस हुकूमत को मजीद लंबा किया जाए, जाली मैंडेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में बैठा जाए, और इसके लिए इनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए था। तो पहले 3 जजेस में से जो इनके पसंदीदा साबित हुए वो जस्टिस याह्या अफरीदी हुए। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को यह साबित करना पड़ेगा कि वो इनकी नीयत के साथ नहीं खड़े। अभी उन्होंने एक कदम उठाया, अच्छा कदम है कि 2 सीनियर जजेस को उसमें शामिल किया, लेकिन कुत्ता अभी भी कुएं में पड़ा हुआ है, और वो सदारती ऑर्डिनेंस जो बदनीयती पे आया उसको अभी फारिग करना बाकी है। दूसरा एक और फैसला किया, ये भी अच्छा फैसला है कि पहले कोर्ट नंबर 1 की समाअत सिर्फ काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो बराह रास्त दिखाते थे। कोर्ट नंबर 1 बराह रास्त चलता था, सिर्फ काजी साहब एक अदालत दिखाते थे बराह रास्त, बाकी अदालतें नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो है वो फैसला किया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि तमाम अदालतों की जो समाअतें होंगी वो बराह रास्त होंगी, और वो सारी की सारी दिखाई जाएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
और इसमें उन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ जज को ये टास्क भी दे दिया है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। और ये जितने भी हैं यानी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को ये टास्क दिया गया है कि तमाम अदालतों में जो लाइव समाअत दिखाने का बंदोबस्त है वो आपके ज़िम्मे है, आप ये करके दें। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट काम है चीफ जस्टिस ने आते ही जो तीसरा काम किया वो ये है कि 28 तारीख को फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और उन्होंने आने के बाद कादी फ़ायद ईसा साहब बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो फुल कोर्ट मीटिंग से अपने आप को बचाएं या फुल कोर्ट इजलास से अपने आप को बचाएं, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब अक़लियत में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए अदलिया में पैदा हुई तकसीम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने फौरी तौर पे 28 अक्टूबर सोमवार के दिन, पीर वाले दिन, जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। अब इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्या चीज़ें तय होंगी, बहुत मुमकिन है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी किया सदर पाकिस्तान ने वो यहाँ पे डिस्कस हो, क्योंकि 2 सीनियर तरीन जजेस इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी एक वजह है, जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी ना नई उन्होंने जब वॉक की मरियम नवाज साहिबा के साथ, अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें PMLN की सियासत बड़ी गालिब है। मैं बहुत कुछ जानता हूं क्योंकि मुझे आइडिया है, ज़ाती तौर पे मैं जानता हूं इस फैमिली को, तो मुझे पता है कि इनका PMLN के साथ या मियाँ ख़ानदान के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ कैसा ताल्लुक़ है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, इन चीज़ों को होल्ड किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरू में जब इन्होंने 1-2 इक़दाम लिए तो पाकिस्तान के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ी तारीफ़ें की कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो डट कर खड़ी हो गई हैं, मरियम नवाज़ को और उनके हैंडलर्स को धचका लगा है और वो अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने अंदर खाते जो है वो एक सारा मामला तब्दील कर दिया, रिटायर्ड जज भी आ गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मामला तय भी कर लिए, जैसा कादी फ़ायद ईसा साहब चाहते थे और जैसा इलेक्शन कमीशन चाहता था वैसा ही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कर दिया। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में। हाँ, इनके ये 3 इक़दामात, इनको आप कह सकते हैं ये ठीक इक़दामात हैं, लेकिन देखें फजल रहमान साहब की भी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे और उनकी बातों को अच्छा कह रहे थे, लेकिन फजल रहमान साहब ने मिठाई के अंदर लपेट के तरमीम पास करवा ली। यानी वो जो चीज़ें हुकूमत को चाहिए थी फजल रहमान साहब ने हुकूमत को दे दी, लेकिन उसको शुगर कोट करके दे दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो है या पाकिस्तान की आवाम से तारीफ़ें करवाने के बाद पूरी कौम को फजल रहमान साहब ने मायूस किया। तो इसलिए जो है वो किसी भी नतीजे पे पहुंचने से बेहतर है कि इवेंट टू इवेंट देखा जाए, हर वाक़े में देखा जाए कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ कर रहे हैं, इस मामले में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या इस मामले में इंसाफ कर रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएंगी। बहरहाल सोमवार को फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ बड़ी खबरें निकलने की तवक्को है। देखते हैं कि सोमवार वाले दिन क्या होगा। और अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ, देखिए एक तो प्रेशर था, ये मानना पड़ेगा। सारे वकला ये कह रहे थे, तंजीमें ये कह रही थी, अवाम ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। अब तीसरे नंबर से आके जस्टिस याह्या अफरीदी बन तो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको अपनी एक्सेप्टेंस पैदा करनी पड़ेगी सबको। यानी सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तो कादी फ़ायद ईसा भी थे, कौन मानता था? सब ये जानते थे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, वो गलत तरीके से आगे सीट के ऊपर बैठ गया, उसने तबाही फेरी हुई है, जो मनमानी दिल में आती है वो कर रहा है, ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना इंसानी हुकूक है, किसी चीज़ का उसको पास नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ को फ़ायदा देना है। और ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ तब तक ही पाकिस्तान में रहा जब तक कादी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। जैसे ही कादी फ़ायद ईसा साहब रिटायर होने वाले हुए तो मियाँ साहब पाकिस्तान से निकल लिए। ये हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो कादी फ़ायद ईसा थे। बहरहाल अब वकला के अंदर और ये सारी चीज़ों के अंदर एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए भी याह्या अफरीदी साहब ये अच्छे इकदाम ले सकते हैं, लेकिन फैसला तब होगा जब वो इस जाली इलेक्शन को, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो अवामी मैंडेट है, पाकिस्तान का और कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में लाकर मुसल्लत कर दी गई है
जो लिजिटिमेट ही नहीं है, जिन्हें लोगों ने वोट ही नहीं डाले हुए, यानी जबरदस्ती लाकर कुछ पपेट्स बिठा दिए गए हैं और उनके जरिए से निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे में हो क्या रहा है? अवाम किसी और सिमत देख रही है, उनकी राय कुछ और है, हुकूमत की राय कुछ और है। अवाम हुकूमत को ओन नहीं कर रही, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हो रहा, उसकी वजह से लोग पैसा नहीं निकाल रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ओवरसीज की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो पैसा पाकिस्तान में आना बंद हो गया है। बल्कि उल्टा ये हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा है, जिन लोगों के पास स्किल्स हैं या महारत है किसी चीज में, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पैसा भी जा रहा है, हुनरमंद भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का एक हल है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। अब सबसे बड़ा इम्तिहान जस्टिस याया अफरीदी का यही एक है कि क्या वो अवाम को उनके मैंडेट वाली हुकूमत दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते। अगर वो ये नहीं कर पाते तो जितने मर्जी कॉस्मेटिक्स करते रहे, जो मर्जी करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। ये मुल्क नाइंसाफी के ऊपर खड़ा है, या हुकूमत उन लोगों की है जिन्हें वोट नहीं पड़े हुए, तो ये सारा निज़ाम ही जाली होगा। और इस जाली निज़ाम की जाली आईनी तरमीम के नतीजे में एक चीफ जस्टिस बने हैं। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो जाली तरीके से जो चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है वो इसको कंटिन्यू करते हैं, या फिर वो इस जालसाजी के खिलाफ खड़े होते हैं और वो आकर ये कहते हैं अपने साथियों समेत कि ये ज्यादती और जुल्म हुआ है, हम पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे। ये सबसे बड़ा जुर्म है किसी मुल्क में कि करोड़ों लोग वोट डालें और आप हुकूमत किसी ऐसे को दे दें जिसे वोट पड़ा ही ना हो। एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। एक बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। इमरान खान ने एक दफा नहीं 1000 दफा कहा है कि मेरी बीवी का और मेरी बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर का भी स्टेटमेंट आया और बहुत सारे लोगों का भी आ रहा है। पीटीआई के अंदर से लोग कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी से मुशावरत हो रही है। क्यों जी? वो कौन है? देखें, वो इमरान खान की अहलिया है, उन्होंने कुर्बानी दी है और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। इमरान खान के नजरिए के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, बुशरा बीबी ने कुर्बानी दी, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ। मुझे उनके साथ हमदर्दी भी है, मैं उनके साथ खड़ा भी हूं। लेकिन सियासत में बकौल इमरान खान के उनके खानदान का कोई रोल नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो बुनियाद है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो ये है कि इमरान खान की बहनों का, इमरान खान की बीवी का सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। अब ये जो बारीक वारदात है ये डाली जा रही है कि जी फलां फैसला अलीमा खान ने किया, फलां फैसला बुशरा बीबी ने किया, तो जनाब इनके फैसले आपस में टकरा गए तो तहरीके इंसाफ में इक्तदार की जंग चल पड़ी, इमरान खान की जानशीनी की लड़ाई चल रही है। इस किस्म की चीजें जो है वो अब मार्केट में फेंकी जा रही हैं, जानबूझकर ये किया जा रहा है। एक तो बुशरा बीबी को किसी किस्म की सियासत में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, वो उनको दिलचस्पी सिर्फ अपने शौहर की हद तक होनी चाहिए, उनकी बहनों को भी अपने भाई की हद तक होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबकी पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए, सब अपनी पॉलिटिकल बात जरूर करें, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी में जो फैसले हैं वो पॉलिटिकल लोग करें, या इमरान खान साहब उनके लीडर हैं वो ये फैसले करें, या इमरान खान साहब किसी को मैंडेट दें। इमरान खान ने कभी अपनी बीवी को या अपनी बहनों को पॉलिटिकल फैसलों का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि जेल से ऐसी खबरें भी आई कि इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी बहनों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और मेरी बीवी का भी सियासत में कोई किरदार नहीं। वो बार बार ये बयान देते रहे हैं कि मेरी बीवी तो सियासत ही नहीं करती, पकड़ के आपने अंदर बंद कर दिया है। अब अगर बुशरा बीबी की सियासत के बारे में आप खबरें चलाएंगे या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग खुद कहेंगे कि ना बुशरा बीबी फलां सियासी फैसला करवा रही हैं, फलां फैसला करवा रही हैं, फलां मशवरा दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो एक सियासी खातून है और अगर उन्हें सियासी केसेस में गिरफ्तार किया गया तो वो एक तरह की जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासत से दूर रखा जाए। हाँ, वो अपने शौहर के लिए आवाज बुलंद कर सकती हैं, उनके लिए आवाज उठा सकती हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक सियासी सोच भी होती है। लेकिन शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, और ना ही इमरान खान की बहनें जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। पॉलिटिकल लीडर वो हैं जो इमरान खान साहब के साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में हमेशा से शामिल रहे हैं। या तो इमरान खान साहब अनाउंस करें कि उनकी अहलिया जो है वो अब गैर सियासी नहीं है, बल्कि अब वो एक सियासी खातून है, वो फ्यूचर में पॉलिटिक्स करेंगी भी और उनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस होगा भी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फैसल चौधरी साहब को भी इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उसमें से भी निकाल दिया है। ये क्यों हुआ? यानी इसके ऊपर आप सोचें ना। पहले तो जो है वो सबसे पहले फैसल चौधरी साहब को फारिग किया सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी में से।
उसके बाद इमरान खान साहब ने, उनका ऑर्डर आया और उन्होंने फैसल चौधरी साहब को अपनी वकला की टीम में से भी निकाल दिया। ये फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी की आदत के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। इमरान खान की हदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम से निकाल दिया गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उनको लीगल टीम से हटा दिया है। अच्छा, अब मामला क्या है देखें। फवाद चौधरी साहब का भी एक इशू चल रहा है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बड़े लंबे अरसे से तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है कि ये इमरान खान को बाहर निकालें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने तनकीद करनी है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे करें, तनकीद करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करें जिन्होंने ये जुल्म किया है। आप मजलूम के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आपको जालिम के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। दूसरी जानिब से ये आवाज़ भी उठ रही है। फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से एक थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो कंप्रोमाइज़ हुए। उनकी अहलिया भी जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग में ये लोग जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, कोशिश करते रहे कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर अवाम इमरान खान के साथ बहुत ताकत के साथ खड़ी हो गई। फवाद चौधरी साहब ने इसकी कीमत भी चुकाई। फिर वो दोबारा गिरफ्तार हुए, वो जेल में रहे। लंबे अरसे के बाद वो छूट कर 2-2.5 महीने के बाद बाहर आए और फिर उन्होंने और उनकी अहलिया ने दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम शुरू कर दिया। लेकिन एक जो अजीब चीज़ है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया की जो तोपों का रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कम है और PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ कम है। उनकी तोपों का रुख ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बता रहे हैं कि ये जो क़यादत इस वक्त तहरीक इंसाफ को चला रही है ये ठीक नहीं है, ये कंप्रोमाइज्ड लोग हैं या ये बुरे लोग हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जिनके घरों में छापे पड़े, उनके घर तोड़ दिए गए, इन पे मुकदमात किए गए, इनमें से बेशतर को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया गया। ये बेचारे भाग दौड़ में रहे। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी इस तरह के हालात का जिन्होंने सामना किया, कंप्रोमाइज़ हो गए, लेकिन वो रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो यहाँ फवाद चौधरी साहब को मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह बनानी है तो उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना पड़ेगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों और तनकीद करें जालिम के ऊपर। मजलूम जो है उसको छोड़ दें फिलहाल, उसके अंदर गलतियां या कीड़े ना निकालें। ये वक्त गुजर जाएगा और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस शख्स की पोजीशन क्या होगी। एक और खबर है नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया गुज़िश्ता रोज़। मामला क्या है? वो सेव गज़ा मार्च करते हैं, यानी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और उन्हें हर दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ अमेरिकन एम्बेसी की तरफ उन्होंने कहा जी हम मार्च करेंगे और एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हम करेंगे, फिर हम चले जाएंगे, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, टॉर्चर भी किया गया। मेरा सवाल यह है कि आज पाकिस्तान की रियासत इसराइल के साथ खड़ी है या फ़लस्तीन के साथ खड़ी है? मुझे हैरत होती है। यानी पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करना भी मुश्किल हो गया। ये जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रहे थे, वहाँ अमेरिका के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज हो रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं किसी को कहा जा रहा। अमेरिका के अंदर एहतजाज होता है, कुछ नहीं कहते। यहाँ सिर्फ एम्बेसी के बाहर जाना चाहते हैं, डंडे मारते हैं, उठा के अगवा कर लेते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो हुक्मरान अमेरिकन एम्बेसी की तरफ किसी को नहीं जाने दे रहे, यहाँ इन्हें गश पड़ जाते हैं। वो जब अमरीकी कांग्रेसमैन इमरान खान के हक़ में 60 से ज़्यादा की तादाद में, दर्जनों की तादाद में लगातार लिखते चले जा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो इस हुकूमत का क्या हाल होता होगा या ये निज़ाम कितना घबरा जाता होगा। मैं सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, तफसीलात आपको बताता हूँ बाद में, क्योंकि ईरान के ऊपर भी एक अटैक किया है सो कॉल्ड इसराइल ने। वो क्या है, कितना नुकसान हुआ, चीज़ें कहाँ पहुँची, फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।